Your daily dose of inspiration. नमस्कार। आज हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका समझने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जिसमें बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज में हिस्सेदारी तो मिलती है, लेकिन उन्हें खरीदने या मैनेज करने का कोई झंझट नहीं होता। तो चलिए इसे करीब से जानते हैं। सोचिए जरा, शहर का वो सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल या वो चमचमाती ऑफिस बिल्डिंग, कैसा हो अगर उसमें आपकी भी हिस्सेदारी हो। ये एक ऐसा सपना है जो लगभग हर किसी को अपनी ओर खींचता है। पर हकीकत तो यही है कि करोड़ों की इन प्रॉपर्टीज में पैसा लगाना हम में से ज्यादातर लोगों के लिए बस एक सपना ही रह जाता है, क्योंकि इसकी लागत ही इतनी ज्यादा होती है कि वो सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। पर क्या हो अगर इस सबसे बड़ी मुश्किल को पार करने का एक रास्ता हो, एक ऐसा तरीका जो बड़े रियल एस्टेट निवेश के दरवाजे सभी के लिए खोल दे। और यही रास्ता है रीट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब ये है क्या? बहुत सिंपल है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसका काम ही है इनकम पैदा करने वाली बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज को खरीदना, उनको मैनेज करना या फिर उन्हें फाइनेंस करना। और इसका सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? ये आम निवेशकों को भी मौका देता है कि वो बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज के पूरे पोर्टफोलियो में अपना पैसा लगा सकें। तो सवाल उठता है, भाई ये काम कैसे करता है? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? चलिए इसे एक बहुत ही आसान सी मिसाल से समझते हैं। रीट्स को समझने का सबसे आसान तरीका है उन्हें रियल एस्टेट की दुनिया का म्यूचुअल फंड समझ लीजिए। जैसे एक म्यूचुअल फंड में क्या होता है, कई अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स होते हैं, है ना? ठीक वैसे ही एक रीट में कई सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है? देखिए, सब कुछ 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, निवेशक स्टॉक मार्केट से रीट के यूनिट्स खरीदते हैं, जैसे शेयर खरीदते हैं। स्टेप 2, रीट इन सारे पैसों को इकट्ठा करके अच्छी प्रॉपर्टीज खरीदता है और उन्हें मैनेज करता है। स्टेप 3, इन प्रॉपर्टीज से किराया आता है जो रीट की इनकम बन जाती है। और सबसे जरूरी स्टेप 4, इस इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिविडेंड के तौर पर सीधा निवेशकों को वापस दे दिया जाता है। और हाँ, ये 90% का नंबर बहुत जरूरी है। कानूनन रीट्स को अपनी टैक्सेबल इनकम का कम से कम 90% हिस्सा निवेशकों को डिविडेंड के रूप में देना ही पड़ता है। और यही वो नियम है जो उन्हें उन निवेशकों के लिए इतना खास बना देता है जो एक रेगुलर इनकम चाहते हैं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया। पर एक निवेशक के तौर पर REITs के जरिए आखिर किस किस तरह की प्रॉपर्टीज में पैसा लगाया जा सकता है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। ऑफिस रीट्स हैं जिनके जरिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट टावर्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। फिर है रिटेल रीट्स जिनका फोकस शॉपिंग मॉल्स पर होता है। इंडस्ट्रियल रीट्स भी हैं जो आजकल ई-कॉमर्स की वजह से बहुत ज़रूरी हो गए हैं। ये बड़े बड़े वेयरहाउस और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के मालिक होते हैं। और आखिर में हॉस्पिटैलिटी रीट्स जो होटल्स और रिजॉर्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए, हर इन्वेस्टमेंट की तरह रीट्स की भी पूरी कहानी को समझना बहुत ज़रूरी है। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो इसमें फ़ायदे भी हैं और कुछ रिस्क भी हैं। अगर फ़ायदों की बात करें तो सबसे पहले तो डिविडेंड से एक रेगुलर इनकम का जरिया बनता है। दूसरा, इन्हें स्टॉक्स की तरह ही खरीदना बेचना बहुत आसान है और आपका पैसा किसी एक प्रॉपर्टी में नहीं बल्कि कई सारी प्रॉपर्टीज में बच जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ नुकसान भी हैं, जैसे अगर प्रॉपर्टी मार्केट गिरा तो इनकी वैल्यू भी गिर सकती है और जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो भी इन पर नेगेटिव असर पड़ता है। तो ये सब सुनने के बाद अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो शुरुआत कैसे और कहाँ से करे? प्रोसेस असल में काफ़ी सीधा है। प्रोसेस ना बहुत आसान है। सबसे पहले तो एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए जो ज़्यादातर लोगों के पास होता ही है। फिर बस स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि NSE या BSE पर जो भी रीट्स लिस्टेड हैं उन्हें ढूंढना है। और आखिर में अपने ब्रोकर के जरिए ठीक वैसे ही जैसे आप कोई शेयर खरीदते हैं इनके यूनिट्स खरीद लेने हैं। बस हो गया। तो कुल मिलाकर ये एक लाइन रीट्स के पूरे आइडिया को बहुत अच्छे से बताती है। वे महंगी से महंगी रियल एस्टेट में निवेश को हर किसी की पहुंच में ले आते हैं। एक तरह से कहें तो ये प्रॉपर्टी मार्केट का लोकतंत्रीकरण करते हैं। तो अंत में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या रियल एस्टेट में निवेश का भविष्य वाकई फ्रैक्शनल है, यानी छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे टेक्नोलॉजी और नए नए इन्वेस्टमेंट के तरीके प्रॉपर्टी में मालिकाना हक की हमारी पुरानी सोच को हमेशा के लिए बदल सकते हैं।